नमस्ते दोस्तों। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम CTH 2026 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP सेक्शन में पूरे 30 में से 30 अंक हासिल करने की अचूक रणनीति को डिकोड करने जा रहे हैं। सच कहूं तो अब रट्टा मारने की पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। आज हम उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो आपको एक गहरी और तार्किक समझ देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस हायर स्टेक्स एग्जाम को क्रैक करने का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, CDP का असली वेटेज। दूसरा, CBSE का एग्जाम ब्लूप्रिंट। तीसरा, प्रमुख मनोवैज्ञानिक। चौथा, असर्शन और रीजन वाले सवालों को हैंडल करने का तरीका। और पांचवा, कुछ बेहद जरूरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द ट्रू वेट ऑफ CDP। यानी ये सेक्शन जितना दिखता है, असल में उसकी अहमियत उससे कई अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आधिकारिक तौर पर तो CDP सिर्फ 30 अंकों का विषय है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका असली जादू इस 50 के जादुई आंकड़े में छुपा है। दरअसल इसके मूलभूत सिद्धांत परीक्षा के कुल 150 अंकों में से लगभग 50 अंकों को हल करने की चाबी अपने पास रखते हैं। चाहे वो मैथ्स हो, EVS हो या फिर आपकी चुनी हुई कोई भी भाषा, CDP की समझ आपको बाकी विषयों के शिक्षण शास्त्र में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है कि ऐसा क्यों है। देखिए, नॉर्मल पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी में एक बड़ा अंतर होता है। नॉर्मल पेडागोजी पूरी तरह से बच्चे की भलाई, उसकी सोचने की प्रक्रिया और मनोविज्ञान पर फोकस करती है। इसे आप सिर्फ CDP में मास्टरी हासिल करके बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। इसके उलट सब्जेक्ट पेडागोजी में शैक्षिक तरीकों को लागू करने से पहले आपको मैथ्स या साइंस जैसे स्पेसिफिक विषयों की जानकारी होना जरूरी है। तो अगर आपकी CDP के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो समझ लीजिए आपने बाकी विषयों के पेडागोजी वाले हिस्से का भी आधा काम वहीं खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द CBSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। चलिए पेपर सेट करने वाले गेम मास्टर के दिमाग को थोड़ा डिकोड करते हैं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। इस परीक्षा को बहुत ही सावधानी से बैलेंस किया गया है। इसमें सिर्फ 20% आसान और फैक्ट आधारित सवाल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ चीजों को रटने पर निर्भर हैं, तो आप उन 80% अंकों को गंवा देंगे जिनके लिए कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ चाहिए। 70% सवाल एवरेज होते हैं, जिनमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और 10% मुश्किल एप्लीकेशन आधारित सवाल होते हैं। देखिए, 2.5 घंटे का पेपर होता है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मुश्किल सवालों की वो उलझी हुई भाषा आपका ढेर सारा समय बर्बाद कर सकती है। अब आते हैं भाग 3 पर, कि साइकोलॉजिस्ट्स एंड थियरीज। ये वो मूल विचारक हैं जो इस पूरे सिलेबस की नींव हैं। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे ये 5 नाम, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लॉरेंस कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस और बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ये तो समझ लीजिए कि एकदम कंपल्सरी हैं, आपको इन्हें मास्टर करना ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे इनकी रटी रटाई परिभाषाएं बिल्कुल नहीं पूछने वाला। इसके बजाय वो आपको एकदम रियल लाइफ सिचुएशंस देगा, ताकि आपकी समझ की गहराई को परखा जा सके। चलिए इसे एक असली एग्जाम की माइक्रो केस स्टडी से समझते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है। रमा नाम की एक बच्ची अपने भाई ताहिर को अपनी चॉकलेट देने से मना कर देती है। अगले दिन ताहिर बीमार पड़ जाता है। अब रमा ये सोचती है कि उसके स्वार्थी व्यवहार की वजह से ही उसका भाई बीमार हुआ है। सवाल ये है कि जीन पियाजे के अनुसार रमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस चरण में है। देखिए कैसे एग्जामिनर ने बच्चों की मनोविज्ञान और भाई बहन की लड़ाई को एक थ्योरी से जोड़ दिया। तो यहाँ कैच क्या है? रमा असल में ईगोसेंट्रिज्म यानी अहं केंद्रवाद दिखा रही है। ये वो स्थिति है जहाँ बच्चा दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से देखता है, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग की कमी होती है। वो किसी भी कारण और परिणाम को बस अपने हिसाब से जोड़ लेता है। यह पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो आमतौर पर 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। परीक्षा में सही जवाब तक पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल इसी तरह की व्यवहारिक समझ चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, मास्टरिंग असर्शन एंड रीजन। कैसे हम इन डॉट्स को आपस में जोड़ें। सच बताऊं तो ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में अच्छों के पसीने छुड़ा देते हैं। असर्शन यानी अभिकथन और रीजन यानी कारण। इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं।
यहाँ असर्शन कहता है कि शिक्षकों को एक प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाने के लिए अलग अलग तरह का बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। क्या ये सच है? बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के चारों ओर अगर चार्ट्स या लिखित भाषा हो तो उनकी मेमोरी बेहतर होती है। अब इसका रीजन दिया गया है कि साक्षरता के अनुभवों से भरपूर कक्षाएं प्रभावी शिक्षण का केंद्र होती हैं। ये बात भी 100% सच है। और सबसे अहम बात, ये रीजन सीधे तौर पर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इन सवालों को क्रैक करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि दोनों स्टेटमेंट्स को पहले अलग-अलग एनालाइज करें और फिर देखें कि क्या उनके बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन है। इसी तरह अगर आपको क्लासरूम में अलग-अलग बच्चों की ज़रूरतों को समझना है तो डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट का रिश्ता समझना होगा। इसे एक प्रोसेस की तरह देखिए। स्टेप 1 है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसे एक डॉक्टर बीमारी पकड़ता है, वैसे ही आप बच्चों की सीखने की स्पीड और प्रॉब्लम को पहचानते हैं। फिर आता है स्टेप 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहां आप उसी जानकारी का इस्तेमाल करके पढ़ाते समय बच्चों को लगातार फीडबैक और सही सपोर्ट देते हैं। आसान भाषा में कहें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट असल में डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर ही टिका होता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, एसेंशियल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो पॉलिसी फाउंडेशन जिस पर आज की शिक्षा टिकी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स किसी भी मॉडर्न क्लासरूम की नींव हैं। 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ, 2016 का राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी आरपीडब्ल्यूडी और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी। ये पॉलिसीज हमें बताती हैं कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन असल में क्या है और एक टीचर का नजरिया कैसा होना चाहिए। आप यकीन मानिए, पेडागॉजी के बहुत से सवालों का सीधा जवाब इन्हीं नीतियों के अंदर छिपा होता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब खुद से ये एक गहरा सवाल पूछें। क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रट रहे हैं या उन्हें वास्तव में समझ रहे हैं? क्योंकि इस परीक्षा को क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। रटने की आदत को पीछे छोड़कर बाल मनोविज्ञान की सच्ची और तार्किक समझ को अपनाना ही होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 30 में से 30 का वो स्कोर सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन सकता है। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।